जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। पॉलिटी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो पॉलिटी की क्लास में हम कहाँ तक पढ़ लिया? हमने भाग 4 तक कंप्लीट कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं। भाग 4 देखो, भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी। भाग 4 में डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? 36 से 51 तक। इसके बाद पढ़ा था हमने भाग 4 का कै। भाग 4 के कै में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी कि मौलिक कर्तव्य। ये कहाँ, कौन सा आर्टिकल में? 51 के कै में, आर्टिकल 51 के कै में। ठीक है ना, आर्टिकल 51 के कै में मौलिक कर्तव्य लास्ट पढ़ा था हमने। मौलिक कर्तव्य रिवाइज करते हैं। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज, इसमें एक एक पॉइंट, क्योंकि इसमें बहुत कम है पढ़ने के लिए और क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं इससे। इसमें सबसे पहले किस देश के संविधान से लिए गए? रूस के संविधान से, है ना। मूल संविधान में इनकी संख्या कितनी थी? 0। 42वें संविधान संशोधन से कितने जोड़े गए? 10। 86वें संविधान संशोधन से कितने जोड़े गए? 1। अब वर्तमान में संख्या कितनी है? वर्तमान में कितनी हो जाएगी? 11 हो गई। ये सारे क्वेश्चन पूछता है इधर उधर से। कभी पूछ लेगा मूल संविधान में कितनी थी, कौन से संविधान संशोधन से कितने जोड़े गए। ठीक, और एक और क्या, किस समिति की सिफारिश से? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से जोड़े गए थे। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से ही जोड़े गए थे। अब हम आगे चलते हैं। हम अब किस पे? भाग 5 पे, है ना। भाग 5 पढ़ते हैं। भाग 5 देखो, भाग 5 जब हमारा 4 था, भाग 4 था, वो कहाँ से ख़त्म था? आर्टिकल 51 के कैसे? तो ये कहाँ शुरू होगा? 52 से। तो आर्टिकल इसमें है, आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक, यानी कि 52 से लेकर 151 तक। 52 से लेकर 151 तक। और इस चैप्टर क्या नाम है? संघ, यानी कि यूनियन। संघ यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में आप इसमें पढ़ोगे, संघ। तो इस आर्टिकल में सबसे पहले बात आती है राष्ट्रपति की। सबसे पहले है राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति, तो आर्टिकल 52 से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 में कहा गया है राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद। तो इसका मतलब है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। भारत में क्या होगा? एक राष्ट्रपति का पद होगा। सिर्फ ये इसमें बात है, राष्ट्रपति का पद। ठीक है ना, राष्ट्रपति का पद। इसका मैं नाम को क्या बताया था? यूनियन, यानी कि संघ। इस भाग का नाम क्या है? चैप्टर का संघ। ठीक है, संघ। अब चलते हैं आगे। देखो, 52 से लेके 151 तक इसमें आर्टिकल है। तो पहले आर्टिकल 52 में क्या गया? राष्ट्रपति का पद। तो एक भारत में एक राष्ट्रपति होगा, बस इतनी बात। भारत में क्या होगा? कि राष्ट्रपति का पद होगा। और ये जो राष्ट्रपति का पद है कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से, याद रखना। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से। अब तक हमने जो चीज़ें पढ़ी, कौन सा कहाँ से लिया गया? स्टार्टिंग करो, देखो। नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से, फिर ये राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से हमने 3 जगह पढ़ लिया। ब्रिटेन के संविधान से जो लिखे हमने 3 चीज़ें पढ़ ली। एक तो क्या, सबसे स्टार्टिंग में नागरिकता, है ना। दूसरा नंबर पढ़ा था कि कानून के सामने सब बराबर हैं, ये भी ब्रिटेन से लिया गया। आर्टिकल 14 जो है मौलिक अधिकार में, आर्टिकल 14 इसमें जो लिखा गया है वो भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तीसरी बात हमने ये पढ़ी, राष्ट्रपति का पद कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से। अब अगला आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 ये कहता है कार्यपालिका का प्रधान, कार्यपालिका का प्रधान।
अच्छा, इसमें ना देखो आर्टिकल 62 तक, 52 से लेकर ना 62 तक टोटल जो 10 आर्टिकल होंगे, जो 10 आर्टिकल हैं उसमें हम टोटली किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम प्रेसिडेंट लिख लेते हैं, यहाँ पे प्रेसिडेंट लिख लेते हैं। देखो यानी कि राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग किससे है? राष्ट्रपति से ही है, राष्ट्रपति। ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। देखो ये जो बात कह रहा है कि कार्यपालिका का प्रधान होगा, राष्ट्रपति क्या होगा? कार्यपालिका का प्रधान होगा। कार्यपालिका का मतलब क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बताया था। कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूशन, कार्यपालिका जो एग्जीक्यूट करे, जो काम करे। तो इसमें 3 चीज़ आएंगी कार्यपालिका में, नेता, अधिकारी और कर्मचारी। नेता, अधिकारी और कर्मचारी किस में आते हैं? कार्यपालिका में आते हैं। तो इनका प्रधान क्या होगा? इनका प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। लेकिन राष्ट्रपति इनका प्रधान तो होगा, लेकिन वो प्रधान होगा औपचारिक। कैसा? औपचारिक। औपचारिक यानी कि औपचारिक का मतलब होता है सिर्फ नाम के लिए, जो नाम के लिए प्रधान होते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं भले ही डिसीजन कौन लेगा? प्रधानमंत्री, है ना। वास्तविक प्रधान है, ये तो औपचारिक हो गया। अगर वास्तविक प्रधान की बात करें तो वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री यानी कि पीएम, प्रधानमंत्री होता है। लेकिन राष्ट्रपति हमारे औपचारिक प्रधान हैं, नाम मात्र के हैं, तो उनके साइन के बिना भी कुछ नहीं हो सकता। राष्ट्रपति के साइन के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई भी रूल बनना है, कुछ भी संसद में कोई भी बिल पारित हो रहा है, तो उस पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर जरूर चाहिए। तभी कोई बिल राष्ट्रपति के सिग्नेचर के द्वारा ही कोई बिल क्या बन सकता है? एक्ट बन सकता है, एक्ट बन सकता है। यानी कि कोई अधिनियम क्या बन जाएगा? कानून बनेगा। अधिनियम कानून कब बनेगा? जब राष्ट्रपति साइन कर देगा। ठीक। तो राष्ट्रपति क्या है? औपचारिक प्रधान होता है। कार्यपालिका का प्रधान कैसा? औपचारिक। कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अब ये देखो, कार्यपालिका औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। तो ये चीज़, राष्ट्रपति का पद हमने फिर ब्रिटेन से तो लिया। ब्रिटेन में कौन है? ब्रिटेन की महारानी। वो औपचारिक है तो नाम मात्र के लिए, है ना। इस तरीके से तो 53 समझ आ गया। 53 के बाद है आर्टिकल 54। 54 आर्टिकल 54 में कहा गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन। किसकी बात है? निर्वाचन की। राष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचन, है ना। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है, इस बहुत ही टफ ये टर्म है जो आपको याद रखना पड़ेगा। देखो, एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति, आनुपातिक पद्धति से, एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान, गुप्त मतदान। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान। ये क्या बात कही गई है? किसमें? राष्ट्रपति के निर्वाचन में। अब इनको सबको आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है। एकल संक्रमणीय क्या है? आनुपातिक पद्धति क्या है ना। ये है क्या चीज़? इसमें देखो सबसे पहले क्या चीज़ है? एकल संक्रमणीय। एकल संक्रमणीय का मतलब होता है, फर्स्ट लिख रहे हैं हम एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय। एकल संक्रमणीय का मतलब होता है कि जितने, जैसे 3, सपोज करो 3 प्रेसिडेंट खड़े हुए, है ना। प्रेसिडेंट के पद के लिए, राष्ट्रपति के पद के लिए 3 उम्मीदवार खड़े हुए, है ना। इन तीनों में से सपोज करो एक को सबसे कम वोट मिले हैं, सबसे कम वोट मिले हैं एक को, तो हम कह रहे हैं कि एक को वोट 100 मिली है, इनको 200 मिल गई और इनको 500 मिल गई। सबसे कम वोट किसकी है? एक की। तो जो जिसकी वोट सबसे कम होती है उसकी वोट लेके जो बाकी के लोग हैं उनको बराबर बराबर बांट दिया जाता है। बाकी के लोगों को कितने बांट देंगे? बराबर बराबर बांट दिया जाता है। इसको बोलते हैं एकल संक्रमणीय। यानी कि सबसे कम वोट पाए उम्मीदवार की वोटों को बाकी के उम्मीदवारों में बांट देना। बात क्लियर? ये क्या होता है? ये एकल संक्रमणीय होता है। अकेले की वोट को संक्रमण कर दिया, यानी कि बखेर दिया, फैला दिया, है ना। एकल संक्रमणीय। तो एकल संक्रमणीय समझ के जिसकी वोट सबसे कम है उसकी वोट लेंगे और बाकी के में बांट देंगे, क्योंकि इनका तो कोई काम ही नहीं है, सबसे कम वोट है, इनको कुछ होने वाला है नहीं, तो बाकी की वोटों में इसको बांट देंगे। अब आते हैं आनुपातिक पद्धति पे। आनुपातिक पद्धति पे देखो, आनुपातिक पद्धति,
आनुपातिक पद्धति। आनुपातिक पद्धति का मतलब ये होता है, देखो पहली बात तो ये जो प्रेसिडेंट के लिए जो वोटिंग होती है वो ईवीएम मशीन से नहीं होती, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वोटिंग मशीन से नहीं होती, वो आज भी उसी से होती है, पेपर पे है ना, बैलेट पेपर जो होते हैं आज भी उसी पे होती है। तो आनुपातिक पद्धति का मतलब ये है कि जितने उम्मीदवार खड़े हैं, है ना, जितने भी खड़े हैं उन सबको आपको वोट देनी, वोट सबको देनी, किसी एक को नहीं देनी, लेकिन वो वोट देनी अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से, है ना, अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से कि आप नंबर 1 पर आप किसको पसंद करते हो, सेकंड नंबर पर आप किसको पसंद करते हो, फिर थर्ड नंबर चलो कोई नहीं, अगर ये दोनों नहीं बने तो ये बन जाता है। एग्जाम्पल समझो, जैसे मैंने कहा था, जैसे अगर तीन उम्मीदवार खड़े होते हैं किसी राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 3 उम्मीदवार खड़े हुए, ABC, है ना। अब कोई बंदा आया पहला, उसने सोचा कि मैं वोट देनी है तीनों को, है ना, लेकिन अब प्रायोरिटी के हिसाब से देनी है कि आप सबसे पहले आप किसको पसंद करते हो कि ये राष्ट्रपति बनना चाहिए। कोई आया, उसने सोचा कि मेरे हिसाब से राष्ट्रपति B को बनाना चाहूँगा मैं, है ना, फर्स्ट नंबर पे B को रखा। फिर सोचेगा चलो B नहीं बना तो सेकंड नंबर देता हूँ मैं A को और थर्ड नंबर पे देता हूँ C को, ठीक। अब दूसरा आएगा वोट देने के लिए, वो उसने कहा चलो मैं 1 नंबर दूंगा A को, 2 नंबर दूंगा B को और C को दूंगा मैं 3 नंबर, C को 3 नंबर। अब कोई और आएगा, वो कहेगा कि उसने सोचा कि मैं किसको दूं, है ना भाई, अपनी जो जिसको जो मन करेगा, जो जिसको जो अच्छा लगेगा। अब आएगा, उसने सोचा मैं करता हूँ, मैं A को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखता हूँ, यानी कि मेरी तरफ से राष्ट्रपति A को बनाना चाहिए। A नहीं बनता है तो सेकंड प्रायोरिटी किसको दूँ, सेकंड नंबर पे भी किसी को रखना पड़ेगा, सेकंड नंबर पे मैं 2 को और थर्ड नंबर पे मैं 3 को। अब कोई और बंदा आएगा, उसने सोचा भाई वो देखेगा इन तीनों में से किसको दूँ, उसे अच्छा लगा C अभी तक किसी को पसंद नहीं आया, उसको C अच्छा लगा कि मैं C को बनाऊंगा प्रेसिडेंट, ठीक है। सेकंड नंबर दूंगा मैं इनको और थर्ड नंबर दूंगा मैं इनको, ठीक। ऐसी वोट करते थे, समझ गए प्रायोरिटी आनुपातिक पद्धति क्या होती है। अब होंगी वोट काउंट। अब वोट काउंट कैसे होंगी, जो ये बोलते मतगणना, है ना, वोट काउंटिंग। इसमें अगर देखें या तो फर्स्ट नंबर भी पता चल जाएगा, इसमें देखेंगे कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे यानी कि पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा पहला नंबर किसको मिला है। अगर पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा मिल जाए किसी को, देखो इसको 1 नंबर पे इसको बोलेंगे प्रथम चरण की मतगणना। प्रथम चरण में यानी कि फर्स्ट फेज़ देखते हैं, फर्स्ट फेज़ में हम काउंट करते हैं। तो हमने देखा कि A को जो मिले हैं फर्स्ट नंबर पे 2, है ना, दोनों लोगों ने इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है। B को रखा है 1 ने और C को रखा है 1 ने, है ना। तो B C से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें दिख गया सबसे ज़्यादा इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा, तो A जीत गया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ तो होगी फर्स्ट चरण, पहले फर्स्ट फेज़ की। अब सेकंड फेज़ की ज़रूरत कब पड़ सकती है, जब टाई हो जाए, है ना, जब टाई हो जाने के फर्स्ट नंबर पे बराबर लोग रखें। अब हम वो वाला एग्जांपल देखते हैं, ये तो प्रथम चरण में ये जीत गया। अब हम थोड़ा डाटा चेंज करते हैं, ज़्यादातर वैसे फर्स्ट उस पर यानी कि फर्स्ट फेज़ पे जीत जाते हैं। अब देखते हैं अब हमें क्या चेंज करना पड़ेगा। अब कोई और बंदा आए और वो कहे कि मैं मतलब और वोटिंग कराते हैं अब हम, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी अगर इसको दे दें, सेकंड पे इनको रख दें, है ना, नहीं सेकंड पे इनको रखते हैं, सेकंड पे इनको दे दे, थर्ड पे इनको दे दे, ठीक है। अब सपोज करो अब वोट हमने, अब ये वाला हिसाब है ना। अब देखते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे, यानी कि जो फर्स्ट फेज़ की मतगणना करनी है प्रथम चरण की मतगणना में देखो नंबर 1 जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पे कितने सबसे ज़्यादा किसको रखा गया है, यहाँ 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, यानी कि ए को भी 2 लोगों ने रखा है, B को भी 2 लोगों ने रखा है, C को 1 ने रखा है, C को सिर्फ 1 ने रखा है ना, C को तो बस 1 नहीं रखा है ना। तो C तो गया, C को निकाल दो, ठीक है। अब A और B में टाई हो गए, तो फर्स्ट फेज में आपको समझ आ गया, फर्स्ट फेज में 2 जने बराबर आएंगे तभी तो सेकंड दोबारा कुछ और देखेंगे,
है ना। तो पहले फेज में क्या होगा, 2 लोग बराबर आगे, अब दोबारा से गिनती होगी, यानी कि अब देखेंगे सेकंड प्रायोरिटी पे किसको सब ज़्यादा किसको रखा गया है। तो सी तो गया, सी को निकल गया। अब सी की जो वोट है वो इन दोनों को बराबर बराबर बांट देंगे, इसको हम क्या कहेंगे, एकल संक्रमणीय। ठीक, अब आते हैं द्वितीय चरण की मतगणना। ठीक है ना, द्वितीय चरण की मतगणना। अब सेकंड फेज पे देखते हैं। सेकंड फेज में ए को 2 नंबर पे कितने लोगों ने रखा है, ए को 2 पे 1 नहीं रखा है ना, 1 नहीं रखा ना, और बी को 3 लोगों ने रखा है। अब बताओ कौन जीतना चाहिए। तो जीता कौन, जीता कौन, बी। बी क्या है, विनर, प्रेसिडेंट बन जाएगा। अनुपातिक पद्धति समझ आ गई है ना, यह होती है हमारी अनुपातिक पद्धति। अब आगे चलते हैं, अनुपातिक पद्धति पे समझ लिया। देखो एकल संक्रमणीय समझ आ गया, अनुपातिक पद्धति समझ आ गया। अब देखते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप का मतलब है कि हम जो है भारत की जितनी पूरी जनता है ना, जितनी पूरी जनता है, क्या सबके सब क्या राष्ट्रपति को वोट देते हैं, नहीं। तो राष्ट्रपति को वोट देते हैं जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, है ना, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, यानी कि एमएलए है ना, और एमपी, सांसद और विधायक। सांसद और विधायक को तो जनता चुनती है, तो वो जनता का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, और हमने चुना विधायक को, विधायक ने किसको चुना, राष्ट्रपति को। तो जितने लोग विधायक के पीछे हैं वो उनको रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि उनकी तरफ से मैं अकेला वोट दे दूंगा। समझ गए, ये क्या होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब समझ गए, यानी कि जनता डायरेक्ट वोट नहीं देती, जनता के चुने गए प्रतिनिधि वोट देते हैं राष्ट्रपति को, ये हो गया अप्रत्यक्ष। और गुप्त मतदान तो पता ही है, गुप्त मतदान में कुछ है थोड़ा ना, गुप्त ही होता है, कौन सा दिखा के थोड़ा देते हैं किसी को वोट। ठीक, तो गुप्त मतदान समझ आ गया। ये तो होगी राष्ट्रपति के निर्वाचन, ये होगी यानी कि प्रोसीजर होगी एक तरह से, है ना, किस प्रोसीजर से राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल, यानी कि इलेक्शन कमीशन, जो राष्ट्रपति को क्या करेंगे, वोट देंगे। निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, यानी कि वोट देंगे कौन कौन लोग, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। देखो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में देखो एक तो होती है हमारी संसद, संसद है ना, एक होती है विधान मंडल, विधान मंडल, जो काम पूरे यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में, मतलब यानी कि केंद्र सरकार में संसद का है, वही काम स्टेट गवर्नमेंट में यानी कि राज्य सरकार में विधानमंडल का है ना। संसद के भी 2 सदन, संसद के 2 सदन है, संसद के 2 सदन, ठीक है। विधानमंडल के भी 2 सदन, विधानमंडल के भी 2 सदन। अब इनके सदन कौन कौन से हैं, संसद के 2 सदन कौन कौन से, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा। विधानमंडल के कौन कौन से, विधानसभा विधान परिषद, विधानसभा विधान परिषद। अब इन चारों देखो संसद के जो लोग हैं, जो सांसद, संसद के जो संसद में लोग बैठते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं, और हम क्या कहते हैं, सांसद। इंग्लिश में क्या कहेंगे हम उनको, एमपी, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में बैठने वाले मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, ठीक। और वैसे हिंदी में क्या कहते हैं, सांसद। अब इनका अलग अलग है, जो विधानसभा में बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं उसको हम क्या कहते हैं, विधायक, क्या कहते हैं उसको, विधायक, हिंदी में विधायक, और इंग्लिश में क्या कहेंगे उसको, एमएलए, यानी कि मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, किसके, विधानसभा के, ठीक है ना। इसको मैं इधर लिखूं, इन दोनों को तो हम ये कहेंगे, विधानसभा को क्या कहते हैं हम, विधायक या फिर एमएलए, मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधान परिषद के जो होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं एमएलसी, मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। वैसे हिंदी में तो विधायक ही कहते हैं इनको भी, है ना। तो ये बात समझ आ गई, ये तो हो गई ये। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति को वोट कौन कौन देंगे। राष्ट्रपति को वोट लोकसभा देगी, लोकसभा के लोग वोट देंगे, राज्यसभा के देंगे, विधानसभा के देंगे, लेकिन विधान परिषद के नहीं देंगे, विधान परिषद के वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि
विधान परिषद जो है, विधान परिषद हमारे पूरे देश में सिर्फ 6 राज्यों में है विधान परिषद। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में विधान परिषद है। जैसे यूपी में है, यूपी में विधान परिषद है ना, और आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है। तो ये 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद है। अब सब देश, जब 6 राज्यों में विधान परिषद, तो और वाले जो और स्टेट है जिनमें नहीं है, वो ये नहीं कहेंगे भैया वहाँ तो 2-2 तरह के लोग वोट दे रहे हैं, राष्ट्रपति तो सबका है, हम क्यों वोट नहीं दे रहे, हमारे यहाँ भी विधान परिषद करो या फिर विधान परिषद को हटाओ। इस वजह से विधान परिषद सब राज्यों में नहीं है। इस वजह से विधान परिषद राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेती, ये वोट नहीं देते। ठीक, अब बचे कौन? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा बचे, है ना। देखो लोकसभा में जो टोटल सदस्य होते हैं कितने? 545। 500, अधिकतम तो 552 हो सकते हैं, मैक्सिमम हो सकते हैं 552, लेकिन अब कितने हैं? 545। राज्यसभा में टोटल होते हैं 245 सदस्य हैं। राज्यसभा में कितने हैं? 245, लोकसभा में 545 टोटल। ठीक, लेकिन इन 545 में से जो 2 सदस्य हैं, 545 में से जो 2 हैं, वो उन्हें कहते हैं हम एंग्लो इंडियन। उन्हें कहते हैं हम एंग्लो इंडियन। ये जो एंग्लो इंडियन है, ये राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग नहीं लेते, राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग नहीं लेते। दूसरा, इसमें से तो इनको माइनस कर देंगे। एक सेकेंड, इसको मैं नीचे कर दूं। अब ठीक है, तो यानी कि अब बचे कितने? 3, 4, 5, 543 लोग राष्ट्रपति को लोकसभा से वोट देंगे। ठीक है, राज्यसभा में 245 में से 12 लोग होते हैं ऐसे जो कला, साहित्य और साहित्य और विज्ञान, कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र से चुने जाते हैं। तो वो लोग भी राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग नहीं लेते। 5 में से 2 गई, 3, 2, यानी कि 233 लोग भाग लेते हैं। समझ गए? अब ये जो 2 लोग हैं और ये 12 लोग हैं, ये हैं कैसे, क्यों भाग नहीं लेते? देखो, ये तो होते हैं एंग्लो इंडियन, 2 एंग्लो इंडियन जिनका चुनाव होता है। चुनाव कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इनका चुनाव करेगा राष्ट्रपति। जो 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का चुनाव करता है राष्ट्रपति लोकसभा में, और 12 ऐसे लोग जो कला के क्षेत्र में बहुत अच्छे हैं। अब कला में तो सब कुछ आ जाएगा। जैसे आपने देखो, कोई रेखा हीरोइन है आई थिंक, और वो कौन, अमिताभ बच्चन की वाइफ, क्या नाम उनका, वो सब क्या बन गए? राज्यसभा के सदस्य बन गए, है ना। तो उन्होंने क्या इलेक्शन लड़ा? नहीं, वो डायरेक्ट बस सदस्य बन जाते हैं, उनको राष्ट्रपति ऐसे ही चुन लेते हैं। तो कला में सब आ जाएंगे, कोई एक्टर हो, सिंगर हो, प्लेयर हो, कुछ भी हो, से कुछ ना कुछ कला आती हो, और राष्ट्रपति को लगे कि हाँ वाकई में ये बहुत अच्छी, मतलब अपने फील्ड में बहुत अच्छा है, इसको राज्यसभा में आना चाहिए, उनको राज्यसभा में भेज देंगे। या फिर साइंस के क्षेत्र में, यानी कि साइंस में कोई बहुत बड़े अच्छे वो हो, ठीक है, तो साइंस में साइंस के क्षेत्र से आ सकते हैं। देखो कौन कौन से, एक तो कला, साहित्य, लिटरेचर में लिखने विखने बढ़िया हो, कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति चुनते हैं राज्यसभा में। तो ये क्या होता है? ये चुने जाते हैं। ये क्या होते हैं? चुने जाते हैं। कौन चुनता है? राष्ट्रपति चुनता है। 12 यहाँ से, 2 वहाँ से। तो ये जो राष्ट्रपति इनको चुनता है, यानी कि ये सिलेक्टेड है। ये क्या है? ये सिलेक्टेड है, ये इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड है। ये सिलेक्टेड है ना, यानी कि चुने हुए सदस्य। चुने हुए सदस्य नहीं है, इलेक्टेड सदस्य भाग लेने चाहिए, है ना। ये जो है ये चुने हुए सदस्य हैं, और बाकी जो बचे वो तो इलेक्शन लड़कर आए हैं, उन्होंने जनता से वोट मांगी है, वो इलेक्शन लड़कर आए हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में तो चुने हुए सदस्य होते नहीं, राष्ट्रपति के, राज्यपाल के होते हैं। ठीक है, तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के क्या? निर्वाचित सदस्य, यानी कि इलेक्टेड समझे, निर्वाचित, सिलेक्टेड नहीं, निर्वाचित, इलेक्टेड सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन कौन लेते हैं? इस बात से हमें क्या पता चला? देखो कौन कौन, एक तो लोकसभा, इसको थोड़ा कम कर लो, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कैसे निर्वाचित सदस्य?
राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव, ये लाइन याद रखना, निर्वाचित सदस्य बहुत पूछता है, कहेगा सभी सदस्य, ये सदस्य, वो तो सदस्य, आपको सिर्फ याद रखना निर्वाचित सदस्य जो इलेक्शन लड़कर आए हैं, जो इलेक्शन लड़कर आए हैं। ठीक है, अब बात यह है कि ये भाग क्यों नहीं लेते हैं। ये तो समझ आए कि विधान परिषद क्यों लेते हैं, क्योंकि सब राज्यों में विधान परिषद नहीं है ना। लेकिन यहाँ से 12 और यहाँ से 2 जिनको राष्ट्रपति ने चुना था, जिनको राष्ट्रपति ने चुना है, वो क्यों भाग नहीं लेते। वो इसलिए भाग नहीं लेते क्योंकि हो सकता है, ये हो सकता है कि जब राष्ट्रपति, हमारे संविधान में है कि एक राष्ट्रपति दोबारा भी चुनाव लड़ सकता है, यानी क्या वो राष्ट्रपति है, वो दोबारा भी चुनाव लड़ सकता है। अब जब उसने जो सदस्य उसने चुने थे, 2 यहाँ पे और 12 यहाँ पे, है ना, तो वो तो हो सकता है वो पक्षपात करें कि वही कहेंगे भाई यही तो राष्ट्रपति हमें यहाँ पे चुनकर लेकर आया था। हो सकता है वो पक्षपात करें, ये तो 12 और 2 14 वोट तो राष्ट्रपति की पक्की हो जाएंगी। इस वजह से पक्षपात ना हो, है ना, यानी कि कोई किसी के दबाव में ऐसे कर कोई वोट ना दे, तो इस वजह से ये वोट देते ही नहीं है। ये समझ आएगी, ये तो आपको समझ आए कि 12 सदस्य कैसे होते हैं, कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र से। अब एंग्लो इंडियन क्या होते हैं। एंग्लो इंडियन वो होते हैं जो 1947, हमारा देश कब आज़ाद हुआ, 1947 में। तो जब अंग्रेज़ यहाँ पर रहते थे तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, यहाँ की बहुत सारी लड़कियों से शादी की, है ना। बहुत सारे अंग्रेज यहाँ पर, वो भी तो बहुत सालों से रह रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ पर उन्होंने बहुत लड़कियों से शादी की अंग्रेज़ों ने। फिर जब 1947 में देश आज़ाद हो गया तो वो अपने बच्चों को, है ना, अंग्रेज जब सब यहाँ से गए तो अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को इंडिया में छोड़ गए। ठीक है, और उनके जो पापा थे वो अपने चले गए, अंग्रेज अपने देश में। ठीक, तो जो उनके बच्चे थे, है ना, यानी कि एक तो इंग्लिश है, इंग्लिश बोलते हैं ना अंग्रेज को, और एक है इंडियन है। ये तो चला गया कहाँ, इंग्लैंड चला गया वापस 1947 में। लेकिन जो इंडियन लड़की थी जिससे शादी की थी, इसके जो बच्चे होंगे, ये तो अंग्रेज के बच्चे होंगे ना, ये तो अंग्रेज के बच्चे कहलाए जाएंगे। तो इनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था, और ऑब्वियस सी बात है भाई, अंग्रेजों से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। उन्होंने हमारे साथ इतने अत्याचार किए, मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाई है पूरी, है ना, क्या क्या अंग्रेजों ने हमारे साथ किया। तो इनके साथ बहुत ज़्यादा पक्षपात होता था। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो इनकी तो कोई गलती नहीं थी, इनकी तो कोई गलती थी नहीं। तो इस वजह से इनको कि ये आगे बढ़ें, ये भी देश में आराम से रह सके, क्योंकि हमारा देश क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। तो इनको भी लोकसभा में क्या दी कि जगह दी गई, जिनको राष्ट्रपति खुद चुन ले। इनको वोट कौन देगा, कोई वोट नहीं देगा। लेकिन आज के टाइम पे ये ख़त्म कर दिया है, क्योंकि अब तो एंग्लो इंडियन बचे ही नहीं। अब के बच जाएंगे, देखो ये बच्चा अभी इंडियन से शादी की तो अब इंडियन है प्योर, है ना, ये तो इंडियन है ना, ये बच्चा तो इंडियन है, भले इसका बाप अंग्रेज हो लेकिन ये तो इंडियन है। अब ये किसी इंडियन से ही तो शादी करेगा, ये किसी इंडियन से शादी करेगा। अब इनके जो बच्चे होंगे, है ना, वो क्या एंग्लो इंडियन होंगे, इनके जो बच्चे होंगे वो क्या एंग्लो इंडियन होंगे, समझ गए ना। तो अब तो इतनी भी उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी आ गई, वो तो एंग्लो इंडियन बचे नहीं, तो एंग्लो इंडियन इंडिया में बचे ही नहीं, तो ये अब खत्म कर दिया। लोकसभा में ऐसा नहीं होता, लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन का प्रावधान खत्म कर दिया है, समझ गए। तो ये समझ आ कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग कौन कौन लेते हैं, क्यों लेते हैं, किस तरीके से लेते हैं, समझ गए। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल समझ लो, राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे वो समझ लिया, यानी कि निर्वाचन से मैंने आपको सब समझा दिया। इसमें अभी भी किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, ठीक। वैसे ही लोकसभा राज्यसभा हम आगे जब पढ़ेंगे तब और भी फिर और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। अभी तो सिर्फ ये लाइन आपको हमें क्लियर करनी थी कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य लेते हैं, है ना, यानी कि ये जो 12 और 2 बचे हैं ये नहीं लेंगे, ये वोट नहीं देंगे। आगे चले, देखो पहले हम देखो हमने कितने आर्टिकल पढ़ लिए। हमने राष्ट्रपति का पद पढ़ लिया 52 में, 53 में कार्यपालिका प्रधान होगा, यानी कि औपचारिक प्रधान होगा, 54 में निर्वाचन, ठीक, 54 में निर्वाचन। आगे चलते हैं 55 से। इसके बाद है आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 में है राष्ट्रपति का कोटा। राष्ट्रपति हाँ, एक मिनट रुक जाओ। इसमें क्या है, राष्ट्रपति का कोटा। राष्ट्रपति का कोटा, राष्ट्रपति का कोटा कैसे निकाला जाता है। राष्ट्रपति का कोटा निकल जाएगा
कुल वोट बटे कुल प्रत्याशी, कुल प्रत्याशी, कुल वोट बटे कुल प्रत्याशी। ठीक है, देखो एक तो +1 यहाँ करो, एक +1 करो टोटल में, एक +1 यहाँ पे, एक +1 टोटल में करना है। ये फॉर्मूला है कुल वोट बटे कुल प्रत्याशी। ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद ना भी करो, कोई ज़रूरत नहीं है, ये कभी नहीं पूछा जाता। बस याद रखना आर्टिकल 55 में क्या राष्ट्रपति का कोटा है, आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति का कोटा है ना। इस कोटे का मतलब ये है कि मिनिमम राष्ट्रपति को इतनी वोट मिलनी चाहिए, है ना, एक तरह से ये क्या हम कह सकते हैं। तो राष्ट्रपति का कोटा कोई खास बात नहीं है। एक चीज़ और रहेगी जैसे यहाँ पे, अब हमने जो निर्वाचन पढ़ा था उसको तो मिटा दूँ फिर मैं, है ना। 55 में क्या राष्ट्रपति का कोटा है, कुल वोट बटे कुल प्रत्याशी +1, एक टोटल में +1। देखो हमने जो निर्वाचन पढ़ा था राष्ट्रपति का निर्वाचन, आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 53, आर्टिकल 53। निर्वाचन में समझ आ गया कौन कौन भाग लेंगे, लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा और विधान सभा के कौन से इलेक्टेड, यानी कि निर्वाचित, इलेक्टेड, है ना, निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। अब ये जो निर्वाचित सदस्य हैं यानी कि वो होंगे, इसमें एमएलए भी होंगे, है ना, और एमएलसी भी होंगे, एमएलए भी होंगे और एमएलसी नहीं सॉरी एमपी, एमपी, है ना। एमएलए कौन होते हैं, विधायक, और एमपी कौन होंगे, सांसद, ये दोनों होते हैं। तो हम ये जो एमएलए हैं और एमपी हैं ये क्या करते हैं, जनता का प्रतिनिधि करते हैं, यानी कि जनता की तरफ से वोट ये देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक एमएलए ने एक वोट दी तो उसकी वोट एक ही काउंट होगी, नहीं, उसके पीछे जितनी जनता है ना सबकी वोट काउंट होगी। तो हमें निकालना था कि एक एमएलए की वोट की वैल्यू कैसे निकलेगी और एक एमपी की वोट की वैल्यू कैसे निकलेगी। एक एमएलए की वोट और एक एमपी की वोट, इसका फॉर्मूला होता है, एक एमएलए की वोट कैसे निकलती है और एक एमपी की वोट कैसे निकलती है। देखो अबे यार कितना बड़ा हो गया ये, पहले देखो एक एमएलए की वोट, एक एमएलए की वोट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राज्य की जनसंख्या, भाई जिस राज्य का वो है ना, राज्य की जनसंख्या बटे कुल एमएलए की संख्या, कुल एमएलए की संख्या गुना में 1/1000, 1/1000 ऐसे क्या निकलेगा, एक एमएलए की वोट निकलेगी, एक एमएलए की। ठीक है, फिर उसमें टोटल एमएलए क्या मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक क्या निकल जाएगा आपका, फिर एक स्टेट का टोटल एमएलए निकल जाएगा। देखो राज्य की जनसंख्या, हमारे हम यूपी का देखते हैं, यूपी की जनसंख्या जो हमारी जो लास्ट सेंसस हुई थी, है ना, जनगणना, उसके हिसाब से 19 करोड़ 98 लाख के आसपास है, 19 करोड़ 98 लाख 12,000 कुछ है। ठीक है, लास्ट सेंसस के हिसाब से। तो हम इसको 20 करोड़ कह सकते हैं, 20 करोड़ कह सकते हैं, लेकिन आज के टाइम पे 23 करोड़ पहुंच चुकी है। कितना, 23 करोड़, 23 करोड़। तो कुल जनसंख्या कितनी, 23 करोड़, करोड़ में कितनी, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जा, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, 23 करोड़ कुल जनसंख्या लिख दी। अब को मैं कुल एमएलए की संख्या, एमएलए की विधायक की सीट कितनी है यहाँ पे, टोटल एमएलए कितने, 403, 403, है ना। अब गुना में तो 1000 है, 1000, 3 0 से 3 0 कट जाएंगी, 3 0 से 3 0 कट जाएंगी। अब 403 को मुझे इससे भाग देना है, इसको मैं अगर पूरा 400 मान लूँ, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लेंगे ना, इसको अगर मैं पूरा 400 मान लूँ तो 2 0 से ये 2 0 भी गई। अब 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 4 पंजे 20, 3 कितना बचा ये 30 हो गया ना, 28 20, 575। अब हमने 3 कम किया था, है ना, इसको हम 576 मान लेते हैं, 576 लगभग, है ना, क्योंकि पॉइंट में आंसर जाता, कैलकुलेटर से करना पड़ता। कितना, 576 लगभग। एक एमएलए की जो वोट हुई 576 वोट के बराबर आई। एक एमएलए की वोट कितनी, 576 वोट के बराबर, है ना। अब इसमें 576 में टोटल एमएलए कितने, 403 है, टोटल एमएलए 403 है। तो पूरे यूपी से जितने एमएलए की वोट की क्या है, यानी कि जितने एमएलए की वोट की क्या मतलब क्या हुई, वोट हुई, है ना, यूपी से, उनकी की संख्या निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी। ये तो एक एमएलए की वैल्यू आई, है ना, तो यूपी में जितने एमएलए हैं उनकी वोट की जितनी वैल्यू है वो सारी इसमें आ जाएगी। ठीक, ये क्या हो गया हमारा, एक एमएलए की वोट,
एक एमएलए की वोट की वैल्यू हो गई। अब देखते हैं एमपी का वोट, एक एमपी का वोट, एक एमपी का वोट। देखो एक एमपी का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुल एमएलए का वोट, कुल एमएलए का वोट बटे कुल सांसद की संख्या यानी कि एमपी की संख्या, कुल एमपी की संख्या, कुल एमएलए का वोट बटे कुल एमपी की संख्या। देखो कुल एमएलए का वोट, अब कुल एमएलए का वोट कैसे निकलेगा, कितना बड़ा होगा कुल एमएलए का वोट, टोटल देश में जितने भी एमएलए हैं उनकी वोट की वैल्यू निकाल के उनका प्लस करके वो आएगी यहाँ पे कुल एमएलए का वोट। यहाँ पे हमने सिर्फ एक एमएलए का निकाला था ना, तो एक स्टेट का ऐसे निकल जाएगा, पहले उस स्टेट के एक एमएलए का वोट निकाल लो, फिर उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल एमएलए से, तो उस एक स्टेट की निकल जाएगी। ठीक है, अब हमारे देश में टोटल जो है यानी कि विधायक की संख्या 4033 समथिंग है, 4033 समथिंग है ना। एक एमएलए की वोट निकाल, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हो जाएगा, वो आएगा ऊपर। ठीक, अब नीचे लिखेंगे कुल एमपी की संख्या। अब कुल एमपी जो है वो कितने थे, कुल एमपी कितने थे बताओ। देखो 500 कितने थे, 545 होते हैं किसमें, लोकसभा में 545 सदस्य, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन वोट नहीं देते, तो कितने बचे, 543 बचे, है ना। राज्यसभा में 245 होते, लेकिन 12 जो कला साहित्य और विज्ञान से चुने गए वो वोट नहीं देते, कितने बचे, 233 बचे। इनको प्लस करो, 4 3 7 5 2 7, है ना, 776। नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 776, और ऊपर आएगी बहुत बड़ी संख्या जो मैंने आपको बता दिया, कुल एमएलए का वोट निकलेगा। ये तो एक का निकला ना, जो टोटल का निकलेगा पूरे देश का, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो वो निकल जाएगा। क्लियर, ये बात समझ आ गई कि एक एमएलए का वोट, ये फॉर्मूला याद रखना, काम के हैं, पूछ सकता है। तो निर्वाचन पढ़ लिया, कोटा पढ़ लिया। अब देखते राष्ट्रपति का कार्यकाल आएगा। अब राष्ट्रपति का कार्यकाल, आर्टिकल 55 में क्या है, कार्यकाल। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना, 5 वर्ष का होता है, लेकिन समय से पहले भी यानी कि 5 वर्ष पूरे ना करे, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भी दे सकता है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अपना त्यागपत्र दे सकता है। तो राष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देगा तो त्यागपत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को। त्यागपत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को। ठीक है ना, उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा। अब जब त्यागपत्र दे दिया, सपोज करो कोई 2000 अब 2019 में बने ना, तो पीएम के हुए थे। 2020 में कोई बना प्रेसिडेंट, 2020 में प्रेसिडेंट बना, तो इनका कार्यकाल कब तक चलेगा, 2025 तक चलेगा, 2025 तक चलेगा। लेकिन ये जो मिड में इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2022 में कर दिया, त्यागपत्र दे दिया, 2022 में त्यागपत्र दे दिया, तो 2022 में ही इनका इलेक्शन कराना पड़ेगा राष्ट्रपति का। तो जो दूसरा राष्ट्रपति बनकर आएगा वो क्या इस बचे हुए कार्यकाल के लिए रहेगा या फिर आगे पूरे 5 साल के लिए रहेगा, क्वेश्चन ये है। वो बचे हुए कार्यकाल के लिए रहेगा या फिर पूरे यानी कि पूरे 5 साल के लिए रहेगा। देखो बचा हुआ कार्यकाल कितना, 3 साल है, ये 3 साल तो है, बचा हुआ कार्यकाल कितना, 3 साल का है। और पूरा कार्यकाल अगर यहाँ से 2022 से जाएगा तो 2027 तक होगा, है ना, 2027 तक बनेगा। यहाँ 2027, तो ये बनेगा 2027 तक, ये वाली राइट है। क्यों, क्योंकि देखो ये पूरे कार्यकाल के लिए सही रहेगा, क्योंकि अकेले बंदे का है, इससे कोई दूसरे का चुनाव नहीं जुड़ा, है ना। राष्ट्रपति के चुनाव अकेले के लिए होते हैं, जैसे इस बार जो थे, इस बार यशवंत सिन्हा थे और द्रौपदी मुर्मू जीती, तो द्रौपदी मुर्मू जीत गई, है ना। वो मैं तरीका बता दिया किस तरीके से होता है। अब इसमें जो बचे हुए कार्यकाल के लिए इसलिए कहा जाता है, जैसे राष्ट्रपति है, एक तो है राष्ट्रपति, दूसरा एक है प्रधानमंत्री, है ना। या प्रधानमंत्री छोड़ो, मैं लिखती हूँ यहाँ पे कोई सांसद है ना, कोई सांसद है, ठीक है। अगर राष्ट्रपति का बीच में चुनाव होता है, अगर क्या हो रहा है, राष्ट्रपति का बीच में चुनाव हो गया, किसी वजह से त्यागपत्र दे दे, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना। त्यागपत्र की कंडीशन में बताया कि त्यागपत्र हो देता है तो उपराष्ट्रपति को देगा, लेकिन किसी भी वजह से अगर बीच में पद खाली हो गया तो राष्ट्रपति की इलेक्शन तो होगा ही, है ना। तो दूसरा जो राष्ट्रपति आएगा वो पूरे कार्यकाल के लिए आता है ना, पूरे कार्यकाल के लिए आएगा। लेकिन अगर बात करें हम किसी सांसद की,
किसी सांसद की करें, तो सांसद के चुनाव जो होते हैं वो सब सांसदों के एक साथ ही तो होते हैं। सारे सांसद, इतनी 545 सीट हैं, 545 सीट हैं लोकसभा में, तो लोकसभा में चुनाव जो होंगे वो सभी के लिए होंगे, सबके एक साथ होते हैं। अगर उनमें से ये सेम कंडीशन हम रखें कि कोई सांसद 2020 में बना और 2022 में उसने त्यागपत्र दे दिया, कुछ भी हो गया है ना, सीट खाली होगी, अगर हम उस अकेले का चुनाव कराएंगे, उस अकेले का हमने चुनाव कराया, अगर उसे हम पूरे कार्यकाल के रखेंगे तो वो उस अकेले का चुनाव नहीं होता रहेगा, फिर तो पूरा निर्वाचन आयोग सब डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर उस अकेले का चुनाव हमें 2027 में कराना पड़ेगा, उस अकेले का चुनाव हमें 2027 में कराना पड़ेगा, है ना, फिर तो उसका अकेले के चुनाव कराते रहेंगे इतनी सारी पब्लिक को छोड़ के। समझ आई बात? तो सांसद या यानी कि जिनका इलेक्शन दूसरे के साथ डिपेंड है वो रहेगा बचे हुए कार्यकाल के लिए, लेकिन जिसका इलेक्शन किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो अकेले का होता है, तो वो पूरे कार्यकाल के लिए रहता है। समझ आई बात? तो जिसके इलेक्शन ग्रुप में होते हैं यानी कि दूसरों के साथ होते हैं, तो वो आते हैं बचे हुए कार्यकाल के लिए। अगर कोई सिंगल पर्सन में से कोई चला गया तो बचे हुए कार्यकाल के लिए आएगा, लेकिन जिसका इलेक्शन ही अकेले का हो रहा है तो वो तो पूरे कार्यकाल के लिए आता है। बात समझ आ गया? तो राष्ट्रपति कार्यकाल की तरह 5 साल का, बीच में वो त्यागपत्र दे सकते हैं, तो किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। बीच में त्यागपत्र दिया तो किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। देखो हमने क्या पढ़े, हमने इतने आर्टिकल पढ़ लिए, है ना। आर्टिकल 52 में क्या पढ़ा था? राष्ट्रपति का पद था। 53 में क्या था? राष्ट्रपति का कार्यपालिका का क्या होगा? वो औपचारिक प्रधान होगा। 54 में क्या था? आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचन से बहुत सब कुछ पढ़ा दिया। 54 में निर्वाचन, 55 में कोटा, 56 में क्या था? राष्ट्रपति का कार्यकाल। अब 57 में है दोबारा निर्वाचन, यानी कि एक राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, एक राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है ना। अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 4 साल का होता है। अमेरिका में कितना होता है? 4 साल का, और हमारे यहाँ पे 5 साल का। ठीक है, दोबारा निर्वाचित हो सकता है। तो दोबारा निर्वाचित कौन हुए? आज तक सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे वही दोबारा निर्वाचित हुए हैं। दोबारा यानी कि वही दोबारा बन गए, समझ रहे हो ना, वही दोबारा बन गए। ठीक, 57 तक हो गया। तो इनकी कोई ट्रिक बना लो, वरना ऐसे ही याद नहीं हो पाएंगे। इनकी कोई ट्रिक बनाते हैं और देखते हैं आगे। 57 तो हो गए। इसके बाद 58 में 58 में क्या है? योग्यता है। 58 में क्या है? राष्ट्रपति की योग्यता। 58 में है राष्ट्रपति की योग्यता। अब राष्ट्रपति की योग्यता देखते हैं। राष्ट्रपति की योग्यता कितनी होती है? क्या क्या होती है? क्या हो रहा है? राष्ट्रपति की योग्यता। आज वैसे मेरा पढ़ाने का मन नहीं था। देखो राष्ट्रपति की योग्यता, सबसे पहली योग्यता क्या है? भारत का नागरिक हो, है ना, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता क्या होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी कि मिनिमम है ये, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, यानी कि इसको ऐसा था मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 35% होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, है ना। मैक्सिमम कुछ है ही नहीं हमारे संविधान में कि ज़्यादा से ज़्यादा वो 90 साल का बूढ़ा भी अगर हो तो राष्ट्रपति बन सकता है, तो मैक्सिमम की कोई बाउंडेशन नहीं है।
लेकिन मिनिमम 35 साल हो, क्योंकि इससे कम अगर करेंगे तो एक राष्ट्रपति बहुत, एक होता ना कि बहुत मेच्योर होना चाहिए उस इंसान को, तो इससे कम में नहीं हो सकता। ठीक है, 35 साल के बाद आप एकदम मेच्योर हो जाते हैं, तो इस वजह से 35 साल रखी गई है। ठीक, और क्या होना चाहिए? 35 वर्ष की आयु हो, भारत का नागरिक हो। अब एक होती है कंडीशन, उसमें पागल दिवाली ना वो आएगा कंडीशन में, वो इसमें मत लगाना। 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। इसमें होता है 50 प्रस्तावक हो, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक हो। ये है टफ, ये है टफ। देखो ये जो दोनों योग्यता हैं कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो, और तीसरी, हाँ इसमें को लिख लो, एक जो एक और होती है कि लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, सदस्य बनने योग्य, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। ठीक है ना, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। ये जो तीन है, जो ऊपर की तीन योग्यताएं हैं, ये मैं मानती हूँ कि जो 35 साल से ऊपर हैं उनमें से जो 35 साल की से ऊपर की एज क्रॉस कर चुके हैं उनमें 50% में ये मिल जाएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों में ये तीनों योग्यताएं मिल सकती हैं। भारत का नागरिक हो, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो, बहुत कॉमन सी है। लेकिन ये जो है 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, ये क्या चीज़ है ये समझो, ये ही टफ है। 50 प्रस्तावक का मतलब ये है, देखो ये जो हमारी संसद है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा से या राज्यसभा से 50 ऐसे लोग होने चाहिए, यानी कि 50 सांसद ऐसे होने चाहिए जो कहें कि ये राष्ट्रपति बनने लायक है, इसको हम राष्ट्रपति बना सकते हैं, ये राष्ट्रपति बनने लायक है। यानी कि 50 लोग आपको जानते हो, 50 लोग आपका नाम क्या करें, प्रस्तावित करें, समझ रहे हो ना, रिप्रेजेंट करें, आपका नाम प्रस्तावित करें। बिल्कुल क्लियर, 50 लोग ऐसे होने चाहिए और 50 लोग ऐसे हों जो इनको सपोर्ट करें कि हाँ ठीक है। यानी कि ऐसे नहीं कि जैसे इलेक्शन में कोई भी उठ जाता है जाके कहे मैं राष्ट्रपति बनूंगा, है ना, अपना नाम खुद नहीं दे सकते, नाम देने वाले होने चाहिए 50 लोग। 50 लोग कहोगे कौन होंगे, जो आपका नाम क्या करेंगे, प्रस्तावित करेंगे। 50 लोग ऐसे हों जो नाम प्रस्तावित करें, ठीक है, और 50 लोग, बाकी के 50 लोग ऐसे हों जो उसी इंसान को क्या करें, उनका अनुमोदन करें, यानी कि कह सकते हैं सपोर्ट करिए, अप्रूवल दे कि हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, इसको बना दो राष्ट्रपति। तो कितना टफ है। अब ये जो 50 और ये जो 50 है, आप कहीं से भी हो सकते हैं, लोकसभा से, राज्यसभा से, 20 यहाँ से ले आओ, 30 यहाँ से ले आओ, या फिर कुछ भी संख्या हो सकती है, लोकसभा राज्यसभा किधर से भी हो सकते हैं। बात समझ आएगी। 50 तो ऐसे जो कहेंगे कि हाँ कि ये राष्ट्रपति बनने के लायक, इसको बना दो, और 50 ऐसे होंगे जो अप्रूव करेंगे, हाँ ठीक कह रहे हो आप, ये इसी को बनाते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, तब वो राष्ट्रपति के लिए चुनाव में लड़ सकता है, तब वो राष्ट्रपति के चुनाव में लड़ सकता है। ठीक है, योग्यता तक हम पढ़ लिया, बाकी इसके आगे हम राष्ट्रपति के बारे में कल पढ़ेंगे। पहले यहाँ तक की कोई ट्रिक बना लो, यहाँ तक की कोई ट्रिक बनाओ, एक बार रिवाइज करते हैं। देखो देखो सबसे पहला था राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद शॉर्ट में लिखती हूँ तभी तो कोई ट्रिक बनेगी। राष्ट्रपति का पद 52 है ना, पद। उसके बाद कार्यपालिका का प्रधान, तो कार्यपालिका लिख दूँ बस, कार्यपालिका का प्रधान। 52 के बाद 53, 54 में क्या है, निर्वाचन, निर्वाचन। 55 में कोटा, कोटा। 56 में कार्यकाल, 56 में क्या, कार्यकाल, ठीक है। 57 में दोबारा निर्वाचन, दोबारा निर्वाचन। 56 में दोबारा निर्वाचन, है ना। 56 में क्या, दोबारा निर्वाचन हो गया, नहीं सॉरी 57 में। इसके बाद 58 में, 58 में क्या भी पढ़ा है मैंने, योग्यता। 58 में योग्यता। इसकी ट्रिक बनाओ अब, देखो पद का निर्वाचन, इन तीनों को कर लो, पद का निर्वाचन, पद का निर्वाचन, पद का निर्वाचन, ठीक है। इसको कर लो। कोटा तो जगह है राजस्थान में, है ना, कोटा का, कोटा काल, कोटा का काल दोबारा योग्य, या कोटा काल दोबारा योग्य, इस तरह से कर लो, कोटा काल दोबारा योग्य, कोटा काल दोबारा योग्य, यानी कि पद का निर्वाचन, उसके बाद कोटा काल दोबारा योग्य। एक एक मतलब यानी कि हर वर्ड के ऊपर एक आर्टिकल है।
कभी भी कोई ट्रिक बनाओ ना, बीच में कोई भी वर्ड स्किप ना हो, ऐसी ट्रिक होनी चाहिए, वरना बाद में भूल जाते हैं कि इस का क्या मतलब, वहाँ पे पता चले कुछ मतलब था ही नहीं उसका। ठीक है, जैसे हमने लिखा पद का निर्वाचन, तो ये जो का है ना, का, ये स्किप नहीं होनी चाहिए, इसका भी मीनिंग कुछ होना चाहिए, वरना बाद में सोचो कि इसका था कुछ या नहीं था, ऐसे चकरा जाओगे। तो इस तरह से कोई ट्रिक बना लो जो भी आपको ठीक लगे। तो हमारे यहाँ तक हो गया, 58 आर्टिकल तक मैंने आपको पढ़ा दिया। राष्ट्रपति के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, जब आप राष्ट्रपति की पावर पढ़ोगे ना, उसमें कई सारा बहुत कुछ समझ आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं, आर्टिकल 59 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मोर वीडियो के लिए, फॉर मोर वीडियोज़।